साथियों, जब से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार आई है तब से हम लगातार देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के कोने कोने में कहीं पे किसी दलित को जूते में पेशाब पिलाया जा रहा है, किसी दलित पर पेशाब किया जा रहा है, कहीं पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़ी जा रही है, कहीं किसी युवा की हत्या कर दी जाती है, कहीं किसी बहन बेटी की बलात्कार कर लिया जाता है। आए दिन 2 नहीं 3 नहीं कई प्रकार की मार उत्तर प्रदेश के अंदर दलित समाज के ऊपर पड़ी है। ये जो मूर्ति तोड़ने की घटना है, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की केवल मूर्ति नहीं तोड़ रहे हैं, ये अपनी खींच मिटा रहे हैं। इन्हें खींच इस बात की है कि जो दलित समाज पहले अछूत कहलाया जाता था, जो हजारों साल तक इनका गुलाम रहा, जो रोज़ 15-15 घंटे काम करके पैसे नहीं मांगता था, घर के बचे हुए खाने पे ही काम करता था, आज वो दलित समाज न्यूनतम मजदूरी मांगता है। आज वो दलित समाज पढ़ लिख गया है। आज उस दलित समाज से पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बन रहे हैं। वो समाज के लोग आज MLA, MP, मंत्री, मुख्यमंत्री तक बन रहे हैं। तो ये बात उनको डाइजेस्ट नहीं हो रही। डायरेक्ट हमला करते हैं, डायरेक्ट नहीं कर पाते तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पे हमला करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये प्रतिमा पर जो हमला है ये दलित समाज की अस्मिता पे हमला है। और हम भी ये बात मानते हैं कि ये हमारी अस्मिता पे हमला है। लेकिन आप जिस तरह हमारे स्वाभिमान पे हमला कर रहे हैं, और केवल आप प्रतिमा नहीं तोड़ रहे, साथ ही साथ जहां हमारी बारातें निकलती हैं, कई घटनाएं, बस्ती में मूर्ति तोड़ी गई, बस्ती के साथ साथ अलीगढ़ में मूर्ति तोड़ी गई, हाथरस में मूर्ति तोड़ी गई। एक नहीं कम से कम 10-12 जिलों की घटनाएं आती। कई जगह तो ऐसा है जहां एक ही बाबा साहब की मूर्ति को 3-3 बार तोड़ दिया। ये मूर्ति तोड़ने वाले कौन लोग हैं? जब भी उसकी बारीकी में जाते हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से तार जुड़े मिलते हैं। जहाँ भी बारात घोड़ी पर निकालने पे हमला होता है, चाहे बुलंदशहर में हमला हुआ हो, चाहे अलीगढ़ में हमला हुआ हो, चाहे आगरा में हमला हुआ हो, जहाँ भी हमले हुए हैं, जब भी देखते हैं कि उनके तार किससे जुड़े हैं, तो उन एटा के अंदर हुआ, उन दबंगों के तार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जुड़े मिलते हैं। तो ये सब हो क्यों रहा है? तो एक मार मूर्ति तोड़ना, ये भी हमारी अस्मिता पे, हमारी स्वाभिमान पे हमला है। दूसरी मार हमारी बारात निकालने पे हमला, वो भी हमारी अस्मिता पे हमला है। तीसरी मार काम के बदले में पैसे मांगने पर आप जूते में पेशाब पिला रहे हो, ये भी हमारी अस्मिता पे हमला है। इससे भी बड़ा हमला तो आपने ये किया, ये हमला तो हम झेल के ही हजारों साल से झेलते हुए यहाँ तक पहुँचे। इससे भी ज़्यादा बड़ी जो समस्या आ पड़ी है वो ये है कि एक समाज, हमारे लोग 5वीं तक पढ़ के पढ़ाई छोड़ देते थे कि चूँकि नज़दीक में कोई स्कूल नहीं होता था। हमारे लोगों को हायर एजुकेशन में पढ़ने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, साधन नहीं थे। और विशेष रूप से केवल दलित बच्चे नहीं, बल्कि सभी समाज की लड़कियां नहीं पढ़ पाती थी, क्योंकि स्कूल, खासतौर पर मिडिल स्कूल और हायर स्कूल और कॉलेज इतने दूर होते थे कि माँ बाप अपनी लड़कियों को दूर पढ़ने भेजने से रोकते थे। तो एक कांग्रेस की सरकार थी जिसने तय किया कि हमें गाँव में स्कूल खोलना है। तो किसकी वजह से बिके हैं? उनके सबके देख लो, अब चेक करके, चेयरमैन कौन रहे, MD कौन रहे, क्या वो नाकाबिल थे? मेरिट की बात करते हैं, मेरिट की बात, आप उनका रिजल्ट देखो, रिटर्न के अंदर नंबर, जो दलितों को अच्छे नंबर मिल रहे हैं, पिछड़ों को अच्छे नंबर मिल रहे हैं, और इंटरव्यू में इतने कम नंबर दे दिए जाते हैं कि वो आदमी जो टॉप कर सकता है वो एकदम से 50-60 नंबर पीछे हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आज खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश के अंदर भी, बल्कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, अभी मैं परसों पटना के अंदर था, मैं आंकड़े देख रहा था, पिछले 5 महीने के अंदर बिहार के अंदर 116 हत्याएं हुई हैं केवल पटना के अंदर। तो सुशासन बाबू की भी सरकार देख रहे हैं, तो इधर योगी जी की सरकार देख रहे हैं। अब तो ऐसा लगने लगा है जैसे भारतीय जनता पार्टी ने ठेका ले लिया पूरे देश को पोलराइज करने का, और पोलराइजेशन इस कदर, अब तो आर्मी को भी नहीं बख्शा, पुलिस को भी नहीं बख्शा, तमाम जांच एजेंसी कब्जा ली हैं, तमाम यहाँ तक कि जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कब्जा ली हैं, सब दुरुपयोग ही दुरुपयोग पूरी जांच एजेंसी का हो रहा है। और ये हिंदू मुसलमान का जो जहर है, ये जहर आर्मी तक पहुँचा दिया इन्होंने।
तो देश कितने खतरनाक मोड़ पे ले जाके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खड़ा कर दिया। इसका जवाब अगर कोई दे सकता है तो एक ही नेता है, जननायक न्याय योद्धा राहुल गांधी, जिन्होंने लगभग 4,000 किलोमीटर की यात्रा करके दलितों से मिले, किसानों से मिले, वंचितों से मिले, मजदूरों से मिले, मोची से मिले, राजमिस्त्री से मिले, कारपेंटर से मिले, मैकेनिक से मिले, तमाम वर्गों से मिलकर उनके दर्द को जाना और पता लगा कि इस सब को समझना है तो एक एक्सरे करना पड़ेगा पूरे समाज का, और वो एक्सरे होगा जाति की गणना, सोशियो इकोनॉमिक आर्थिक सर्वे। ये सर्वे होगा तो डाटा निकल के आएगा, तब पता चलेगा किस किस जाति के कितने लोग ग्रेजुएट हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कितने प्रोफेशनल्स हैं, कितनों के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कितने लोग व्यापारी हैं, कितने लोग पूरी तरह वंचित हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। ताकि सरकार इस एक्सरे को करके एक डाटा जब आ जाएगा उसी हिसाब से योजना बनाएगी। तो ये जिसकी जितनी संख्या उसका उतना हक। तो ये जो महापुरुष, बहुजन समाज के महापुरुषों ने जिस लड़ाई को लड़ा, फुले साहू अम्बेडकर ने जिस लड़ाई को लड़ा, उसके बाद मानवर कांशीराम साहब ने जिस लड़ाई को लड़ा, आज उसी सामाजिक न्याय की लड़ाई को न्याय योद्धा राहुल गांधी पूरे देश में जाकर लड़ रहे हैं। संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी हम लोगों ने तय किया है कि इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। भाजपा दलितों और गरीबों की अब दुश्मन बन गई है। ऐसा लगता है जैसे उसने तय कर लिया है कि इन वंचित वर्गों को अब गुलाम बनाना है, क्योंकि वो काम तो कर रहे दो पूंजीपतियों के लिए, दो पूंजीपतियों के हाथ में देश का सारा धन सौंप दिया। वो अब उनको सस्ते मजदूर चाहिए। सस्ते मजदूर कहाँ से लाएं? तो सस्ते मजदूर इन दलित वंचित गरीब परिवारों को, बच्चों को पढ़ने मत दो। जब पढ़ेंगे नहीं तो कामयाब नहीं होंगे, कामयाब नहीं होंगे तो मजदूर बनेंगे, और मजदूर भी ऐसे बनेंगे जो उन बड़े बड़े पूंजीपतियों के ऊपर निर्भर हो जाएंगे, और फिर उनको न्यूनतम मजदूरी भी मुझे लगता है आज सरकारों में भी नहीं मिल रही है, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा ने हमारे जो नौकरी के अवसर को खत्म किया। वहाँ ठेकेदार उनकी आधी तनख्वाह खा जाता है, उस पर सरकार कुछ कार्रवाई करती नहीं है। तो इन सब सवालों का जवाब देना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता देश में कोई दूसरा विकल्प है। इंडिया गठबंधन के सिवाय अब देश को बचाने का कोई विकल्प नहीं है। आज देश खतरे में है, देश ऐसे कगार पे है। इसी तरह अगर नफरत का वातावरण बढ़ता रहा तो मुझे लगता है देश को टूटने से कोई बचा नहीं पाएगा। इस देश को बचाने के लिए आज जिस तरह देश के दलित, वंचित, पिछड़े, गरीब लोगों को राहुल गांधी की जरूरत है, आज पूरे भारत को, देश को भी बचाने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी की जरूरत है। उनके नेतृत्व में सामाजिक न्याय की लड़ाई को हम देश के कोने कोने में लेके जाएंगे। और अभी मुझे ये जो जिम्मेदारी मिली है, इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और ये भरोसा दिलाता हूँ कि जिस उत्तर प्रदेश के अंदर वर्षों से हम सत्ता से दूर रहे, 2027 के अंदर ही हमारी सरकार बनेगी। एक एक गांव के कोने कोने तक हम पहुंचेंगे, संगठन का निर्माण करेंगे, उनको कैडर देंगे, और कैडर बेस्ड पार्टी बनेगी। अभी राहुल गांधी जी ने खुद ने कैडर का काम शुरू कर दिया, हमने कैडर का काम शुरू किया है। पूरे देश के अंदर वंचित वर्गों को उनकी हिस्सेदारी दिलाने की लड़ाई जो हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी लेके चल रहे हैं, किसी कीमत पर भी लड़कियां भी पढ़ें। और उसका नतीजा ये आया कि धीरे धीरे दलित समाज के, वंचित समाज के तो बच्चे पढ़ने लगे, उनके लड़के लड़कियां भी पढ़ने लगे, सभी समाज की लड़कियां पढ़ने लगी, लड़कियां प्रोफेसर बनने लगी, लड़कियां इंजीनियर बनने लगी, लड़कियां पायलट बनने लगी, लड़कियां ब्यूरोक्रेट बनने लगी। तो ये बात भी उन्हें हजम नहीं हो रही। लड़कियों का पढ़ना, और विशेष रूप से दलित महिलाओं का पढ़ना, और उसमें भी पढ़ लिख के फिर मुख्यमंत्री बन जाना, तो ये चीज़ें इनको रास नहीं आ रही हैं। तो इन्होंने क्या तय किया? इन्होंने तय किया कि ये जो कांग्रेस ने पूरे देश में गांव-गांव तक स्कूल खोलकर इन वंचित वर्गों को बोलने की ताकत दे दी, इनको पढ़ने से ज्ञान आया, ज्ञान से अच्छे बुरे का अंतर करना आया, और ज्ञान से सवाल पूछने की समझ पैदा हो गई। ये बात भारतीय जनता पार्टी को डाइजेस्ट नहीं हुई। तो आपको ये जान के ताजुब होगा, जब से भारतीय जनता पार्टी की देश के अलग अलग राज्यों में और केंद्र के अंदर सरकार आई है, मैंने पिछले 20 साल का डाटा निकाला है। तकरीबन पिछले 20 सालों के अंदर लगभग 2.25 लाख से 2 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, क्या पिछले 20 सालों में देश की जनसंख्या कम हुई है? जब देश की जनसंख्या बढ़ी है तो और ज़्यादा स्कूल खुलने चाहिए थे। आपने प्राइवेट स्कूल तो खूब खुलवा दिए, लेकिन सरकारी स्कूलों को आप बंद करते जा रहे हो। अभी लेटेस्ट में 5000 स्कूलों को मर्ज करके बंद कर रहे हैं। लेकिन ये तो आप अब की बात देख रहे हो। अगर आप पिछले 11 साल की बात देखोगे तो अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 50,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल पिछले कुछ सालों के अंदर बंद हो गए। तो ये चाहते नहीं कि आपके लोग पढ़ें। और तो और इन्होंने 2 तरह की मार शिक्षा पे की है। पहला ये कि जब भारत गरीब था, जब भारत आज़ाद हुआ, कांग्रेस का शासन था, उस गरीबी के दौर में शिक्षा फ्री थी। 10-20 पैसे में लोग पढ़ के आगे निकल जाते थे। लोग वजीफे के पैसे से, दलित समाज के बच्चे, आदिवासी वर्ग के बच्चे केवल वजीफे के पैसे पूरे साल की इंजीनियरिंग की फीस, मेडिकल की फीस, लॉ की फीस,
दे के इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, जज बने, सिविल सर्वेंट्स बने। लेकिन आज इन्होंने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया। अगर आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पूरे भारत की किसी भी राज्य के अंदर जहाँ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ कॉलेज बने हैं, आप उनका फीस का डाटा देखिए। एक साल की फीस 3.5 लाख रुपए, हॉस्टल का खर्चा अलग, किताबों का खर्चा अलग, बाकी खर्चे अलग, सारे खर्चे जोड़ो और 5 साल की लॉ की डिग्री आप देखो, कम से कम 25 लाख रुपए खर्च होते हैं। SC ST 99%, OBC माइनॉरिटी 98%, स्वर्ण जाति के भी 80% लोग अपने बच्चों की इंजीनियरिंग की सरकारी कॉलेज में इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, लॉ की डिग्री कराने का खर्चा नहीं उठा सकते। तो ये सरकार किसकी है? दलितों से तो चलो आपको नफरत है, पिछड़ों से आपको नफरत है, आदिवासियों से आपको नफरत है, लेकिन मुझे तो लगता है भारत के आम जो गरीब लोग हैं, जो लोग मुख्य धारा में, आपने तो सबसे नफरत है। आपने तो सब लोगों से शिक्षा छीन ली। और तो और जो पिछला जो डाटा आया 2023 का, NCRB का डाटा बताता है कि पूरे देश के अंदर इतने तेजी से दलितों का उत्पीड़न बढ़ा है। अकेले पूरे 2023 का जो डाटा NCRB का कहता है, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे देश में जितने दलित उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 26% घटनाएं दलित उत्पीड़न की उत्तर प्रदेश के अंदर हुई हैं। तो कहाँ है योगी जी? योगी जी तो फूल बरसा रहे हैं उन पे, कांवड़ यात्रियों पे, लेकिन जो उनके मुंह पे, दलितों के मुंह पे पेशाब कर रहा है, उनकी रक्षा कौन करेगा? जो बहन बेटियों की इज्जत लूट रहा है, उनकी रक्षा कौन करेगा? आप ही के लोग हैं, आपके वो फोटो बताते हैं, आपके वो पदाधिकारी बताते हैं कि जो बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर जिस छात्रा के साथ बलात्कार की घटना घटी, वो करने वाले 3 लोग कौन सी पार्टी के थे? वो भारतीय जनता पार्टी के थे। जो लोग बाबा साहब की मूर्ति तोड़ रहे हैं, किस पार्टी के? उनके तार बीजेपी से निकलते हैं। जो बारात पे हमला करते हैं, घोड़ी पे बारात निकालने पर दलितों को मारते हैं, उनके तार किससे मिलते हैं? वो योगी सी से मिलते हैं। तो मैं समझता हूँ आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोई न्याय का शासन नहीं है, कानून का शासन नहीं है। ये सरकार नफरत वाली सरकार है। ये सरकार जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेद पैदा कर रही है। ये सरकार हिंदू मुसलमान कर रही है। आप देखो किस तरीके से खुलेआम सड़कों पर जिस तरह का आतंक मचा रखा है। कानून व्यवस्था नजर आती है उत्तर प्रदेश के अंदर? जितनी हत्याएं लगातार हो रही हैं, कहीं कानून व्यवस्था नजर आती है कहीं? और खासतौर पर दलितों के साथ तो इतना बड़ा जुल्म हो गया कि शिक्षा महंगी करके पूरी तरह शिक्षा से वंचित कर दिया। सार्वजनिक उपक्रम की जो कंपनियां PSUs कांग्रेस के टाइम पे बनी, एक एक करके सारे PSUs बेच दिए, आधे से ज़्यादा रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, बंदरगाह बेच दिए, ITDC के होटल बेच दिए, आधे से ज़्यादा बैंक बेच दिए, आधे से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनियाँ बेच दी, पेट्रोलियम कंपनियां बेच दी, गैस कंपनियां बेच दी। जो बिक गया, हमारी रिजर्वेशन खत्म, ऊपर से लेटरल एंट्री। सिविल सर्वेंट्स भी डायरेक्टर बना रहे, ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार में डायरेक्ट बना रहे, और उसमें विज्ञापन में लिखते हैं इसमें SC ST OBC के लोग अप्लाई ना करें, इसमें रिजर्वेशन नहीं है। अरे रिजर्वेशन क्यों नहीं है भाई? जब सरकार का पैसा जा रहा है तो क्यों नहीं है? क्या आपको अपने UPSC पे भरोसा नहीं है? वहाँ से सिविल सर्विसेज करके वर्षों की तैयारी के बाद जो बच्चा काबिल क्वालिफाई करके UPSC आता है, क्या आपको अपने IAS पे भरोसा नहीं है? आप लोग बाहर से लेटरल एंट्री से डायरेक्ट बड़े बड़े पूंजीपति के लोगों को यहाँ भर्ती कर रहे हो और देश के संसाधनों को बेच रहे हो।